बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी और वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहां तो हद से ज्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायजा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी बहुत खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पर जमी सफेद बर्फ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। मैं अपने दोस्त की शादी पर जा रहा था, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर इसकी हद से ज्यादा इसरार पर मुझे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हो गई तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर लेता था। मगर इस दिन अजीब बात यह हुई कि गाड़ी की बज़ाहिर हर शय ठीक थी, लेकिन कहीं कोई खराबी मुझे नजर न आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मुझे समझ से तो मेरी बालतर थी। काफी देर जिद्दोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई होगी तो मैं अगली 100 जिंदगियां तक भी ठीक नहीं कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी से शय से वाकिफ ना था। अगर कहीं कोई मोटर शॉप, वर्कशॉप वगैरह थी भी तो वो मेरे इल्म में तो नहीं थी। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके इस सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि इस वक्त मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ, और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ इस तरफ, तो मेरे पास कम से कम ये तो कोई जवाब नहीं था। लेकिन मैं कुछ तो कह सकता था कि मैं बीच सड़क पर लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि गैर मामूली निशानी ना थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इस कश्मकश में था कि मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुन रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो दोनों जवान लड़के मेरी तरफ आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या इंसान तो क्या किसी जानवर तक का कोई वजूद ना था, और ऐसे में इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद इन्होंने गाड़ी का मसला पूछा तो मैंने भी बेख्तियार इन्हें बता दिया। फिर इनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी कि 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। इन्हें भी इस इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब इन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था। ऐसे में इनको इनकार करना इंसानियत के खिलाफ था, इसलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। कशिफ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ करवाया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैं इस बार भी एक लफ्ज का जवाब दे सका। एक तो मैंने जानता भी नहीं था, और दूसरा इस सुनसान सड़क पर वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पर हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हुआ। हालांकि वो लोग शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। ना इन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक व्यू मिरर से इन दोनों को देखा। इन दोनों के चेहरों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका, और अगर इस वक्त मैं इन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो गई। वहां पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे नजर न आया। शायद सर्दी की वजह से वो सब अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद ही अपनी तरफ से अंदाजा लगाया। आबादी में कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर मेरी गाड़ी कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहां लाखों लोग अब्दी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफी वक्फे के बाद एक और सवाल किया। नहीं तो कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही है, और ये भी हमें कुछ नहीं कह सकते। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मुकाम है। यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए। वो पुरस्रार अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और ना ही कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या किसी के साथ तो पेश आया होगा ना? कब्रिस्तान में खतरनाक रूहें होती हैं। वो अपनी बात पर डटे हुए था, और मैं बेख्तियार कहका लगाया। ये सब रूहें भूत वगैरह फिल्मों वगैरह में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी पेश आया ऐसा कोई वाक़या? मैंने तजस्सुस से पूछा।
मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद फिर आप कभी नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। इस वक्त इसकी इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सका, अगर समझ जाता फिर तो भी। यह आज से 30 साल पहले का वाकया है। इसे गांव में 2 दोस्त थे, असद और फहद। असद शहर से अपने दोस्त फहद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था, और इस दिन भी वो दोनों आराम से खूबसूरत पहाड़ी पर टहल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियां खरीदने या बंगले बनाने में मसरूफ थे। वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन जाते हैं। असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थी। फहद की बात सुनने के बाद इसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक हकीकत से अनजान हो, फहद ने रवानगी से कहा, और फिर जल्द ही इसे एहसास हो गया कि इसने असद के सामने गलत बात कह दी। कैसी भयानक हकीकत? असद ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, रहने दो, फहद ने टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे कैसी हकीकत। असद का तजस्सुस बढ़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस ना आया। असद ने कहका लगाया। तुम मुझे किसी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो? ये हकीकत है, तुम यकीन करो ना करो। असद फहद एतमाद से बोला। मैं नहीं मानता, तुम भी मान लो कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, आज की रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फहद को जिस बात का डर था, असद वही कह गया। आर यू ओके? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? चलो घर वापस चलते हैं, फहद ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है, असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेवकूफ मत बनो फहद, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चलो तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं देखूंगा, मैं भी देखता हूँ कि मुझे क्या होता है, असद हतमी लहजे में बोला। फहद की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। असद किसी भी तरह इसकी बात मानने को तैयार न था। इसे समझाने का हर तरीका इस्तेमाल वो कर चुका था, मगर असद जिद्दी था और इसे इन सब चीजों का हमेशा ही शौक रहा है। वो चाह कर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसे असद की जिद के सामने मजबूरन रात को इस कब्रिस्तान जाने का फैसला करना पड़ा, लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहां जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका दिल थर थर कांप रहा था। सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था, हर तरफ लर्जा देने वाला अंधेरा था। वो दोनों दोस्त जिंदगी के ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े थे जहां से वापस लौट जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो दोनों इस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या, दिन की रोशनी में भी आने से घबराते हैं। जाने कौन सा राज दफन था इस कब्रिस्तान में। अचानक तेज हवा चली और जैसे हवा में एक आवाज आ रही हो, लौट जाओ, लौट जाओ। फहद ने इसे समझाने की आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था। आर या पार, या जीत या जिंदगी या मौत। इन दोनों ने अपना पहला कदम इस कब्रिस्तान के अंदर रखा। ना कोई बिजली चमकी, ना कोई तूफान आया, कुछ भी तो नहीं। डर की एक शदीद लहर दोनों को छूकर निकल गई। सारा कब्रिस्तान सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान तो क्या, किसी परिंदे की भी आवाज नहीं थी। दोनों की निगाहें इधर उधर मतलाशी फिर रही थी। शायद इन्हें किसी की तलाश थी, किसी जिन भूत जो इंसानों को खा जाता। रात के 1 बज रहे थे। इन्हें वहां ठहरे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना मिला। क्यों? कोई इंसान, कोई जिन, कोई भूत, कुछ भी नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं। गांव वाले तो ऐसे बकवास करते हैं, असद ने फातिहाना अंदाज में फहद की तरफ देखते हुए कहा। अचानक एक काली बिल्ली भागती हुई उनके पास से गुजरी और हवाएं तेज तेज चलने लगी। आसमान पर बिजली चमकी, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान का पता दे रही हो, जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला हो। फिर असद की नजर अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफेद दाढ़ी वाला इंसान, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, निकल रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? ये कोई ख्वाब तो नहीं, एक हकीकत थी। वो सब सच था। फहद के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश वो कोई ख्वाब देख रहा हो, काश ये सब झूठ हो, लेकिन ऐसा कुछ ना था। वो सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सामने ही खड़ा था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। ना जाने कहाँ चला गया। कौन था वो और क्या चाहता था? कहीं यही तो सारे इंसान नहीं खाता। दोनों डर के मारे कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए। वो क्या देख रहे थे? कैसी दुनिया में वो पहुंच गए थे। असद और फहद भागते हुए इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके, क्योंकि इस कब्रिस्तान का कोई दरवाजा नहीं था। जिस तरफ जाओ कब्रें ही कब्रें हैं। वो दोनों थक कर रुक गए। फिर इन्हें किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज करीब होती गई। दोनों ने जब पीछे देखा तो जैसे धमाका हुआ। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ना आसमान गिरा, ना जमीन फटी, लेकिन बहुत कुछ हो गया। सामने कब्र
फट गई। इसमें से एक मुर्दा लेटा हुआ था और इसके आसपास एक सफेद बड़ी दांतों वाली बूढ़ी औरत इस मुर्दे का खून पी रही थी। फहद को लगा अचानक इसकी धड़कन रुक गई। इसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ लिया और खुद डरा हुआ था। वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से भाग गए और जाकर एक कब्र पर बैठ गए। इन्हें बैठे हुए ना जाने कितनी देर हो गई, रात के शायद 2 बज रहे थे। इन्हें पास ही किसी के रोने की आवाजें आई। दोनों ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक और बूढ़ी औरत एक कब्र पर माथा टेके रो रही थी। वो कौन थी और क्यों रो रही थी, इन सब बातों में फहद और असद को कोई दिलचस्पी ना थी। अचानक रोने की आवाज बढ़ने लगी। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए हो? कौन है मेरा तेरे बाद? अब मैं इस कब्रिस्तान से बाहर कैसे निकलूंगी? बूढ़ी औरत रोते हुए बातें कर रही थी। इसकी बातें सुनकर असद को इससे हमदर्दी होने लगी। शायद वो भी इन दोनों की तरह कोई मुसाफिर हो, शायद वो भी यहाँ आकर फंस गई हो। कौन है आप और क्यों रो रही है? असद ने इसके करीब आकर प्यार से पूछा। इस बूढ़ी औरत ने अपनी कोई दर्द भरी कहानी सुनाई। फिर असद और फहद की हमदर्दी पाकर वो इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताने लगी। वो बूढ़ी औरत चलने लगी और वो दोनों इसके पीछे पीछे चलने लगे। अचानक एक फटी हुई कब्र के पास वो औरत रुक गई और उस बूढ़ी औरत ने बताया, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इस कब्र के अंदर है। बूढ़ी औरत कब्र में दाखिल हो गई और वो दोनों भी इसके पीछे पीछे कब्र में आ गए। अचानक फहद की नजर इसके पाँव पर पड़ी। इसके तो जैसे जिस्म का खून सूख गया। इसके पाँव उल्टे थे, मतलब वो कोई इंसान नहीं बल्कि बदरू थी। वो दोनों जितने तेज भाग सकते थे भागे। इन्हें अपने पीछे इस औरत के कहके सुनाई दिए, 1 मिनट गाड़ी रोके। मैं अहमद की आवाज पर चौंक गया। मैंने ब्रेक लगा दी। अहमद गाड़ी से उतरकर सामने सड़क पर लगे पानी से कि नलके से पानी पी रहा था। मुझे भी प्यास का एहसास हुआ कि गला सूख रहा था। मैंने भी गाड़ी से उतरकर पानी पिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो इस वक्त इस कहानी पर थी जो अहमद मुझे सुना रहा था। गाड़ी में वापस बैठकर मैंने तजस्सुस से अहमद को एक बार फिर वो वाकया सुनाने को कहा। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो दोनों वहां से भागकर इस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। हवाएं तेज तेज चलने लगी। रात की तारीकी और ज्यादा गहरी होती गई। कब्रिस्तान से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। फहद और असद के लिए सब कुछ नया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर दिखाई न दिए क्योंकि इनकी जगह बादलों ने ले ली। अचानक बादल जोर जोर से बरसने लगे। माहौल में एक अजीब वहशत छा गई, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि उनकी मंजिल दूर थी, बहुत दूर। उन्हें कब्रिस्तान से बाहर निकलना था किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। बारिश और तेज हो गई और साथ ही साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई। फिर देखते देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील हो गए। लगता है कब्रिस्तान को भी इल्म हो गया है कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। चलते चलते बहुत देर हो गई और वो दोनों बहुत आगे आ गए, लेकिन ये कब्रिस्तान तो ना खत्म होने वाला सिलसिला था। अचानक एक कब्र फटी और इसमें से एक सफेद जिस्म नमूदार हुआ। वो दोनों डरते हुए चलते रहे और साथ ही साथ दरूद पाक भी पढ़ते रहे। कुछ आगे जाकर इन्हें एहसास हुआ कि इनके सर पर लाखों काले कौवे मंडला रहे हैं। इनको अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। अब मामला हद से ज्यादा संगीन हो गया था। ऐसा लगता था ये समा बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। भाग जाना चाहते हो तुम दोनों मौत से भी? कभी कोई भाग सका है? और तुम लोगों को लगता है इस कब्रिस्तान से भागना इतना आसान है? यहाँ इंसान आता अपनी मर्जी से, लेकिन जाता वो हमारी मर्जी से। ये आवाज ना जाने कहां से आ रही थी, लेकिन उनके दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी थी। आवाज फिर से आना शुरू हो गई। 21वीं सदी के इंसान हो तुम लोग, क्या समझते हो जिन भूत कुछ नहीं होते? अगर तुम लोग ये समझते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। हा 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 हा। फिर आवाजें आना बंद हो गई और बारिश भी थम चुकी थी। माहौल एकदम खामोश था, लेकिन अक्सर खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफान लिए खड़ी होती है। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ सफेद कफन में मलबूस बदरूहें खड़ी थी। वो रूहें बहुत भयानक थी। इनके लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। इनके मुंह से खून टपक रहा था और ऊपर आसमान पर काले कौवे मंडला रहे थे। अचानक एक बड़े कद वाला रूह आगे बढ़ के इन दोनों को मारने लगे। वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर पीछे भी वही बदरूहें थी। इन लोगों के लिए निकलने वाला हर रास्ता बंद हो चुका था। बड़े कद वाले बदरू ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक कब्र में डाल दिया और कुछ बदरू असद का खून पीने लगे। फहद चिल्लाता रहा, मगर उन्होंने इसकी एक ना सुनी और थोड़ी देर में असद अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर अचानक वो सब गायब हो गए और वहां इस कब्रिस्तान में कोई ना था। फहद असद की लाश पर सर रख के रोने लगा। क्यों रो रहे हो फहद? इसने गर्दन उठाकर देखा, सामने असद खड़ा कहके लगा रहा था,
इसने एक नजर सामने पड़ी लाश को देखा और एक नजर असद की रूह को। वो एक खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत न कर सका और दिल का दौरा पड़ने से वो वहीं असद की लाश पर गिर गया। वो दोनों दोस्त अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने इन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी और आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि इस भयानक कब्रिस्तान के अंदर इन दोनों के साथ क्या हुआ। अहमद ने अपनी कहानी खत्म की। मैंने बेयकीनी के साथ इसे देखा और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आए। जो मैंने अहमद से पूछा, वो दोनों तो मर गए, तो फिर किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर इस अंधेरी रात में क्या हुआ था इन दोनों के साथ। तो तुम्हें कैसे पता? हाँ, इन दोनों ने मजमुई कह कर लगाया। मैंने बैक व्यू मिरर से इनको देखा, क्योंकि वो असद मैं हूँ और वो ये फाहद ये है। वो दोनों एक बार फिर कह के लगाने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पाँव रखा, फिर यकदम कार में खामोशी छा गई। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो वो दोनों मुझे नजर न आए। तेजी से गर्दन घुमाकर मैंने पीछे देखा तो वो दोनों सीट खाली थी। मेरे जिस्म से जैसे सारे खून खुश्क हो गए। मैं हैरत से मुंह खोले इन खाली सीटों को देख रहा था। रीढ़ की हड्डी में हल्की सी लहर दौड़ गई। मैंने माथे का पसीना पूंछते हुए बेख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस इसी रास्ते पर मोड़ दी जिससे मैं भी सफर करके आया था। लेकिन मुझे ये हैरतों के तूफान इस वक्त टूटे जब मैंने इस जगह को देखा जहाँ पानी का नलका लगा था, जहाँ हमने पानी पिया, और वो वहाँ कोई नलका नहीं था बल्कि एक लंबा पीपल का दरख्त था। मुझे अपने सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर जब मैं इस कब्रिस्तान तक पहुंचा जहाँ दूर दूर तक कब्रें थी, वहाँ कोई कब्रिस्तान ना था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक गहरा सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफर शुरू किया और ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था।